हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी पाठशाला में। आज हम देखेंगे लिपि। लिपि क्या होता है? पिछली कक्षा में हमने भाषा देखा, भाषा के रूप देखा। आज देखेंगे लिपि क्या होता है। तो प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तब उसने अपने विचार दूरवर्ती संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही चिन्ह क्या कहलाती हैं? लिपि कहलाती हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा, यहाँ तो मुहैया कराना ठीक से नहीं हो पाएगा। सुमेरिया का प्राचीन लिपि आके देखिए तो आपको वो जो चिन्ह के रूप में जो लिपि है वो आपको दिख जाएगी गूगल पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। जो मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है। अब देखो, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। ठीक है। प्रत्येक भाषा की मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। एक या एक से अधिक भाषाओं का एक या एक से अधिक भाषाओं की एक या एक से ज़्यादा लिपि हो सकती है, या एक या एक से ज़्यादा लिपि हो सकती है। ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे मैंने कुछ यहाँ अंकित भी किया है। जैसे मैंने यहाँ कुछ भगवान यहाँ लिपि चली गई। ठीक है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ क्या मेंशन भी किया है कि एक तरफ ने भाषा लिखा है, तब लिपि लिखा है। देखिए, संस्कृत की क्या है? देवनागरी है। संस्कृत भाषा की क्या है? लिपि देवनागरी। मराठी की भी देवनागरी। मैंने कहा था ना कि एक या एक से ज़्यादा लिपि हो सकती है एक भाषा की। ठीक है। पंजाबी की गुरुमुखी, उसी प्रकार बंगाली की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की भी रोमन, फ्रांसीसी के भी रोमन और उर्दू की भी फारसी। उसी प्रकार देवनागरी देखिए तो संस्कृत की, हिंदी की, गुजराती की, नेपाली की, मराठी की जो क्या है, ये उनकी लिपि देवनागरी लिपि है। वो देवनागरी स्टाइल में कह सकते हैं, या देवनागरी के मद्देनजर रखते हुए लिखते हैं। उनकी जो लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है। अब देखें तो अब कुछ जनरल चीज जान लें इसके बारे में। वैसे आपको बस लिपि, आपके एग्जाम में बस लिपि आती है, उसके डिफिनेशन और एक दो उसके एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे संस्कृत का देवनागरी है, मराठी का देवनागरी है, रोमन का अंग्रेजी का रोमन है, ये लिख देंगे। आपको नंबर 2-3 नंबर का आता है, मिल जाएगा नंबर। ये सब लिखना कोई उतना आवश्यक है, लेकिन जानना तो जरूरी होता है ना, जानकारी के लिए जरूरी है। तो अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता है। क्या? अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता है। अगर चिन्ह ही नहीं होते, अगर ये क ख ग घ अंग ही नहीं होता, तो हम जो रामायण है, महाभारत है, ये होता ही नहीं। ठीक है। ये लिखा ही नहीं जाता, सिर्फ मौखिक रूप में ही होता। तो मौखिक रूप में हो सकता है कि उस समय क्या हुआ हो, तो उसको एक से एक बढ़कर एक लोग होते हैं, तो एक से एक बढ़ के एक लोग अपने अपने अंदाज में, अपने अपने सोचने की क्षमता से चीज़ों को बयां करते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको भाषा व लिपि आ गया होगा। अब हम आते हैं साहित्य पे। तो सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप से संजो कर रखा जाता रहा है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है। ठीक है।
क्या कहा मैंने, संचित साहित्य क्या होता है कि सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप से संजो कर रखा जाता रहा है। जैसे आपका महाभारत हो गया तुलसीदास का, माफ करिएगा महाभारत मैंने कहा, रामायण हो जाएगा, ठीक है। श्री व्यास जी का क्या होगा, महाभारत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब साहित्य है, साहित्य, इसको संजो कर रखा गया है, तभी आज हम पढ़ रहे हैं महाभारत और ये रामायण गीता, ठीक है। जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है, ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है। जैसे अब मैंने यही वीडियो में बना रहा हूँ, तो ये जो है आपको यूट्यूब पे हमेशा के लिए मिल जाएगा, जब भी आप देखेंगे तो आपको हमेशा के यही वीडियो मिल जाएगा, मतलब संजो कर इसको वहाँ रख दिया जाएगा, कोई भी देख सके, कोई भी पढ़ सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके। देखिए अब साहित्य कितने प्रकार का होता है, तो जो बेसिकली क्या है, साहित्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। कौन कौन से साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, ठीक है। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, पद्य गलत लिख दिया है यहाँ, रॉन्ग मिस्टेक, पद्य, ये पद्य है, पद्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए गद्य गलत लिखा है, गद्य देखिए ये ऐसे लिखते हैं गद्य, ठीक है। गद्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। अब हम बात करेंगे गद्य साहित्य का, कि जब विचारों साधारण रूप में, मतलब बोल चाल की भाषा में, साधारण मतलब बोल चाल की भाषा में लिखे जाते हैं, तब वे क्या कहलाते हैं, गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। के नहीं में, बहुत मिस प्रिंटिंग। जब विचारों साधारण रूप से मतलब कि बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं, तब वे क्या कहलाते हैं, गद्य साहित्य कहलाते हैं। जैसे विमान उड़ान भरने वाला था, तभी बाहर के दृश्य धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देने लगे। जिसको हम पढ़ें ना गा नहीं सकते, जिसको हम गा नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, गद्य साहित्य कहते हैं, ठीक है। जिसको एक लय में से पढ़ना होता है। जैसे मैं सदा छोटी ही बनी रहूं और सदा तेरी गोदी में ही सोने को मिले, तेरे आंचल को पकड़कर सदा तेरे पीछे पीछे घूमती रहूं, ये क्या है, गद्य साहित्य का उदाहरण है। आप एक परीक्षा में इस उदाहरण को भी लिख सकते हैं, या कोई अपने से उदाहरण लिख सकते हैं, कोई भी 2 लाइन याद कर लीजिए, उसको इसमें लिख दीजिए, ठीक है। तो इस विधा के उदाहरण है, क्या है, इस विधा के उदाहरण है, इस विधा के उदाहरण क्या है, कहानी है, लेख है, जीवनी है, नाटक है, पत्र है, उपन्यास है, संस्मरण है आदि, ठीक है। ये क्या है, इस गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। इसमें ये सब आते हैं, क्या क्या आते हैं, कहानी, लेख, जीवनी, नाटक, पत्र, उपन्यास, संस्मरण आदि। इन सभी को हम गा नहीं सकते हैं, या एक ही फ्लो में या एक ही लय में, जो कह सकते हैं एक ही वेब में हम इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके आपको लिख देंगे तो आपको नंबर तो उतना ही मिलेगा, लेकिन क्या है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ व उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा अन्य कई लेखक हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा इत्यादि महान लेखक हैं। इसको लिखेंगे तो आपको यह आता है कि गद्य के किन्हीं दो गद्यकारों के नाम लिखिए, तो आपको ये लिख देंगे क्या, सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, या एक और हैं महादेवी वर्मा जी हैं। ये सब जो ऐसे कुछ नाम हैं जो हमेशा आपके मुख पे होने चाहिए, ठीक है। कोई भी पूछ ले गद्यकार के नाम बताओ 2-3, तो आप बता दें मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र इत्यादि इत्यादि ये हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर भी आते हैं, गद्यकार वो भी हैं, ठीक है। अब आते हैं पद्य साहित्य पे। एक मिनट, पद्य साहित्य पे आते हैं। पद्य साहित्य पे पहले इसको रफ कर लेना। ओहो, कहानी लिखो,
ये भी ठीक है, ये भी आई थिंक ठीक ही होगा। ठीक है, ठीक है। पद्य साहित्य। अब पद्य साहित्य क्या आता है? जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जब अपने विचारों को, यहाँ मैं इंग्लिश लिख गया, कहाँ गया? जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह गद्य साहित्य कहलाती है। क्या कहलाती है? जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह क्या कहलाती है? गद्य साहित्य कहलाती है। देखिए, पद्य को गाया भी जा सकता है, कभी कभी आ जाता है गद्य और पद्य में डिफरेंस लिखिए, अलगाव लिखिए इन दोनों का। तो पहला तो आप इन दोनों की क्या कहते हैं, परिभाषा लिख देंगे, गद्य साहित्य का और पद्य साहित्य का परिभाषा लिख देंगे। दोनों में एक बीच से लाइन खींचेंगे, एक तरफ गद्य साहित्य, एक तरफ पद्य साहित्य लिखेंगे। इस प्रकार एक तरफ ये गद्य रहेगा, एक तरफ आपका पद्य रहेगा। पहला पॉइंट डिफिनेशन, दूसरा पॉइंट उदाहरण, तीसरा पॉइंट महान लेखकों के नाम, गद्य में जो भी लेखक हैं उनका नाम। अब पद्य में डिफिनेशन, दूसरा पॉइंट उदाहरण, तीसरा पॉइंट महान पद्यकारों का जो है नाम। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे तो आपको गारंटी के तौर पे कहता हूँ पूर्णतः नंबर मिल जाएंगे। पद्य को गाया भी जा सकता है, जैसे एक मेरा पद्य है, मैंने लिखा है, मैं कविता भी लिखता हूँ। जैसे काले का जरारे काले कपड़े पहन बैठी, सुरमा काला खींच रही अखियन के माझ में। अब देखिए ये क्या है? एक पद्य है, इसको हम गा भी सकते हैं। जैसे काले कजरारे काले कपड़े पहने बैठी, सुरमा काला खींचे रही अखियन के माझ में, इसको हम गा भी सकते हैं। या मैं सबसे छोटी हूँ फिरू सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, तेरी आंचल पकड़ पकड़ के तेरी गोद में सोऊं रात। ठीक है, इसको हम, जिसको हम गा सकते हैं उसको हम पद्य साहित्य कहते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल, एक दो लाइन कविता, कोई भी कविता उठा लेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस विधा के उदाहरण हम है, पद्य साहित्य के उदाहरण हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो क्या है? गीत है, कविता है, गजल है, दोहा है, छंद है, कवित्त है, चौपाई है इत्यादि। ये सब क्या है? क्या मैंने बोला? गीत, कविता, गजल, दोहा, छंद इत्यादि, ये सब क्या है? पद्य साहित्य के उदाहरण है। ठीक है, एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? साकेत, मैथिली शरण गुप्त तथा प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। जो मैथिली शरण गुप्त हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, ये हैं क्या है? कविकार हैं, कवि हैं। ठीक है, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था? साकेत नामक कोई कविता लिखा था। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने क्या लिखा था? प्रिय प्रवास जो है लिखा था। नाम से पता चला कि मैथिली शरण मतलब कि कोई ये मैथिली शरण सीता जी का होगा, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो है प्रिय प्रवास राम जी का होगा। ये है पद्य साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं, मतलब बहुत ही उच्च दर्जे की जो कह सकते हैं रचनाएं हैं। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही महान। अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो कबीर, रहीम के दोहे, मीरा के पद्य, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, कामयानी, ठीक है, सूरदास के पद, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सदैव प्रचलित में रहती है। कुछ ऐसे नाम हैं जिसको हर एक छात्र को ये नाम याद रहने चाहिए। जो देखिए, एक महान कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि झांसी की रानी, कोयला, कदम का पेड़, इतना महान कविताएं इन्होंने रचा था, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविताएं लिखी थी। कौन कौन सी? झांसी की रानी, कोयल, कदम का पेड़। बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही दिल को छूने वाली कविताएं हैं। कभी आप भी पढ़िएगा तो देखिएगा, बहुत ही दिल को पास रहने वाली कविताएं हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये
लिपि व साहित्य समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।